हिंदी 691 आत्मा और ब्लेड की एकता। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। दोनों दुष्ट कबीले के लोग अखाड़े में आगे पीछे घूम रहे थे। जब वे लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे तो उनके शरीर पर बल की चमक खिल उठी। झनकार, उनके हथियार हवा में टकराए जिससे धातु जैसी स्पष्ट ध्वनि निकली। ब्लेड की चमक और तलवार की चमक तुरंत बिखर गई। यह एक कड़ा मुकाबला था। हालांकि उनके हमले बहुत शक्तिशाली थे। उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया और रक्षा कवच पर जा लगा, जो हिंसक रूप से हिल गया। घायल होने के डर से दर्शक अनायास ही पीछे हट गए। होंगपिंग और मुरोंगशान मजबूत हो गए हैं। वे शायद निम्न स्तरीय सामान्य स्तर पर पहुंच गए हैं, किसी ने आश्चर्य से कहा। अपने पिछले हमले के आधार पर वे वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। किसी ने उस व्यक्ति से सहमति जताई। हम बाहर के लोग अपनी क्षमताओं के बारे में शेखी बघारते रहते हैं, लेकिन हमारा झेनली कबीला भी प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ है। अगर हम उन्हें बाहर जाने दें तो वे उन बाहरी लोगों की तरह ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये सही है। हमारे झेनली कबीले के मार्शल योद्धा बाहर के उन बेकार लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। दुष्ट कबीले के लोग लड़ाई देखकर उत्तेजित हो गए। उन्हें बहुत समय तक दबाया गया था और अंधेरे में रहने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति की कही गई बातों को गंभीरता से लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। वांग टेंग ने उन्हें अजीब तरह से देखा। उसने उन लोगों की ओर देखा जिनकी आवाज सबसे ऊंची थी और कुछ शब्द सोचे। उनकी अक्षमता पर क्रोध। मुझे लगता है कि हमें बाहर जाकर दूसरे प्रतिभाशाली लोगों से लड़ना चाहिए। इस तरह हम और मजबूत हो सकते हैं और दूसरे गुट हमें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, किसी ने उत्साह में चिल्लाया। वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी लोग उस दुष्ट कुल पुरुष को घूर रहे थे जो बोल रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे किसी मूर्ख को देख रहे हैं। वांग टेंग लगभग हंस पड़े। ये दुष्ट कबीले के लोग सड़कों पर रहने वाले चूहों की तरह थे। हर कोई उन्हें मारना चाहता था और फिर भी वे दिन के उजाले में खड़े होकर बाहरी दुनिया के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं से लड़ना चाहते थे। उनकी मरने की इच्छा प्रबल थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इस दुष्ट कबीले के व्यक्ति को ये शब्द चिल्लाने का साहस कहां से मिला। दुष्ट कबीले का मुखिया दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने यह मूर्खतापूर्ण बयान क्यों दिया। हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वह समझ गया कि वे क्या सोच रहे थे और अपने लिए एक गड्ढा खोदना चाहता था। अरे यार, ये तो शर्मनाक था। धमाका। इसी समय अखाड़े से एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। होंगपिंग और मुरोंगशान की लड़ाई बहुत तेज हो गई थी। वे दोनों घायल हो गए थे। उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे और उनकी ज्यादातर फोर्स रिजर्व खत्म हो गई थी। फिर भी वे एक दूसरे को घूरते रहे। कोई भी उन्हें रोकना नहीं चाहता था। दोनों को धोखा मिला। उन्हें अपने दिल की नफरत को बाहर निकालने के लिए दूसरे पक्ष को मारना पड़ा। उनकी निगाहें हवा में टकराईं, जिससे लगभग चिंगारी निकलने लगी। मर जाओ। होंगपिंग के हाथ में ब्लेड से एक चमकदार रोशनी निकली। 10 से ज्यादा सुनहरी ब्लेड किरणें निकलीं, जो सीधे मुरोंगशान पर निशाना साध रही थीं। मुरोंगशान पीछे नहीं हटा। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा दिखाई दिया। उसने अपनी तलवार चलाई और तलवार की चमक की किरणें छोड़ीं। एक बार जब ये प्रकाश की किरणें एक साथ इकट्ठी हुईं, तो उसने उन्हें बाहर फेंक दिया। बूम बूम बूम। दोनों हमले आपस में टकराए। हवा में विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं और चकाचौंध करने वाली रोशनी ने सभी की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। वे वास्तव में शक्तिशाली हैं। वांग टेंग ने प्रकाश के पीछे उनकी स्थिति को देखने के लिए अपनी सार दृष्टि को सक्रिय किया। वे एक बराबरी के मुकाबले में थे। इस टक्कर के बाद दोनों पक्ष घायल हो गए और उछलकर जमीन पर गिर गए। वे आधे घुटनों के बल जमीन पर गिरे हुए थे। कुछ देर बाद अखाड़े की रोशनी बिखर गई और सभी ने अंदर का नजारा देखा। वे आश्चर्य से दंग रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। खींचना। यह एक ड्रॉ था। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि यहाँ कोई न कोई जरूर मरेगा। आखिरकार उनके बीच दुश्मनी बहुत बड़ी थी। सिर्फ खून ही उस अपमान को धो सकता था जो उन्हें मिला था। महिलाओं को साझा नहीं किया जा सकता। वांग टेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें पहले से ही अखाड़े में बिखरे विशेषता बुलबुले की ओर आकर्षित थीं। धातु बल तारांकन 460। मेटल ब्लेड कॉन्शियस 360। जल बल 455। जल तलवार सचेत 375। जैसे ही विशेषता वाले बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग की पुतलियां हिलने लगीं। उसके दिमाग में एक सुनहरी ब्लेड की चमक दिखाई दी। ब्लेड के प्रति जागरूक विशेषता वाले बुलबुले सुनहरी रोशनी की बूंदों में बदल गए और सुनहरी ब्लेड की चमक में विलीन हो गए। ये 2 गुना बड़ा हो गया। धमाका। धातु के ब्लेड की चमक बाहर निकली, लगभग अपने तीखे ब्लेड से अंतरिक्ष को काट रही थी। ये भयानक था। वह छवि वांग टेंग के मन की गहराई में उतरने से पहले केवल एक पल के लिए ही प्रकट हुई थी। वह उसका एक हिस्सा बन गई। 8वें स्तर धातु ब्लेड सचेत। वह सफल हो गया था।
वांग टेंग की धातु ब्लेड चेतना 7वें स्तर पर थी, लेकिन वह आज एक स्तर आगे बढ़ गया और 8वें स्तर पर पहुंच गया। इसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। धातु के ब्लेड की चमक खत्म होने के बाद वांग टेंग के दिमाग में छवि बदल गई। उसने समुद्र में उछलती कूदती लहरें देखीं। एड्स बाइप ऑफ फ्यूचर। अचानक समुद्र की सतह से एक तलवार की चमक निकली। यह अनगिनत पानी की बूंदों में बदल गई और वांग टेंग की पानी की तलवार चेतना में विलीन हो गई। जल तलवार चेतना 3855 बटा 6000 छठा स्तर। हालांकि उसकी जल तलवार चेतना छठे स्तर पर बनी रही। ये बड़ी नहीं। हालांकि वांग टेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। कोई भी बढ़ोतरी अच्छी बात थी। चेतना का अगला चरण परमात्मा था। वर्तमान में उसके पास केवल परमशक्ति थी। वह समझ गया था कि परमशक्ति कितनी शक्तिशाली थी, इसलिए वह अपनी चेतना की शक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। जब वे परमात्मा चरण तक पहुंच गए, अखाड़े में मौजूद दो लोग भारी सांस ले रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे एक दूसरे को लाल आंखों से घूर रहे थे। हॉन्ग पेंग इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका। उसकी निगाहें निर्दयी हो गईं। मुरोंगशान, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे ड्रॉ करवा पाओगे। लेकिन यह अंत है। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्लेड नीचे फेंका और अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं। उसके शरीर से ब्लेड की एक भयावह आभा फूट पड़ी। ये ब्लेड आभा और अधिक मजबूत होती गई। ये प्रकाश की असंख्य किरणों में प्रकट हुई और हवा में घूमने लगी। वह ब्लेड था। तुम पागल हो। मुरोंगशान की पुतलियां डर से सिकुड़ गईं। घबराहट में वह अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह किए बिना पीछे हटने लगा। नोव एल बी JNN। जाओ, हॉन्ग पेंग चिल्लाया। एक पल में हॉन्ग पेंग का शरीर ब्लेड की चमक में बदल गया। वह उड़ गया। धमाका। मुरोंगशान वहीं पर जम गया और ब्लेड की चमक उसके सिर पर पड़ी। खून की एक धार बह निकली। टकराना। मुरोंगशान का शरीर दो टुकड़ों में कट गया। खून चारों तरफ फैल गया और वह गिर पड़ा। हर कोई अचंभित था। उनके मुंह खुले हुए थे और वे लंबे समय तक उन्हें बंद नहीं कर सके। सब कुछ अचानक हुआ। किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वांग टेंग ने अपना शरीर सीधा किया। उसकी आंखों से एक तेज चमक निकली। आत्मा और तलवार की एकता। हॉन्ग पेंग ने आत्मा और ब्लेड की एकता को अंजाम दिया था। उसने यह नहीं सोचा था कि वह एक दुष्ट कबीले के सदस्य पर आत्मा और ब्लेड की पौराणिक एकता देखेगा। यह कोई मतलब नहीं निकला। मजेदार तरीके से खेलें। आत्मा और तलवार की एकता। आप वांग टेंग को आश्चर्यचकित होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। ये कुछ असाधारण था। आत्मा और ब्लेड की एकता एक ईश्वर समान क्षेत्र था। ये वांग टेंग के पास मौजूद जल और अग्नि चेतना से बहुत अलग था। जल और अग्नि चेतना को बल विशेषताओं पर निर्देशित किया गया था। दूसरी ओर ब्लेड और आत्मा की एकता को ब्लेड विशेषता पर निर्देशित किया गया था। इसे करते समय व्यक्ति ब्लेड चेतना के साथ विलीन हो जाएगा और असीम शक्ति का प्रदर्शन करेगा। एक ही प्रहार पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। बेशक इस स्तर तक पहुंचने के लिए मार्शल योद्धा को भी शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि इस क्षेत्र तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको असाधारण ब्लेड प्रतिभा और थोड़ी किस्मत की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए वांग टेंग के पास इंपीरियल रियल एनलाइटनमेंट और अल्टीमेट स्टेज ब्लेड टैलेंट दोनों थे, लेकिन उसने केवल आत्मा और ब्लेड स्टेज की एकता के बारे में सुना था। वह इसे हासिल करने के करीब भी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मंच पर पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति में कितनी प्रतिभा होनी चाहिए। हांग पेंग ने ये कैसे किया? वांग टेंग उसे नीची नज़र से नहीं देख रहा था। वह बस ईमानदारी से उत्सुक था। उसे लगा कि वह किसी भूत को देख रहा है। सौभाग्य से उसने हांग पेंग द्वारा गिराए गए कुछ विशेषता बुलबुले देखे। उन्हें उठाओ। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और विशेषता बुलबुले को ऊपर खींच लिया। मेटल ब्लेड कॉन्शियस 500। अमलगमेट ब्लेड स्क्रिप्चर तारांकन 10 मेटल फोर्स 380। अचानक उसके दिमाग में एक स्मृति उभरी। रोशनी का उपयोग करके एक आकृति की रूपरेखा बनाई गई और उसने एक ब्लेड कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लेड का हुनर बहुत अजीब था। आकृति ने ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया, वह खुद ब्लेड था। उसने ब्लेड चेतना को अपने शरीर में विलीन करने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल किया और आत्मा और ब्लेड की एकता जैसा हमला किया। कुछ समय बाद वांग टेंग ने एक लंबी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं, यह आत्मा और ब्लेड की वास्तविक एकता नहीं थी। यह आत्मा और ब्लेड की एकता के आधार पर बनाया गया एक शास्त्र था। फिर भी यह एक शक्तिशाली और दुर्लभ ब्लेड कौशल था। इस कौशल का निर्माता निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। वह आत्मा और ब्लेड की एकता का उपयोग एक समान हमले का आविष्कार करने के लिए एक संदर्भ के रूप में कर सकता है। इससे और भी ज्यादा समझ में आया, ये दुष्ट कबीले का आदमी अपनी प्रतिभा से आत्मा और ब्लेड की एकता के स्तर तक कैसे पहुंच सकता है। कितने अफसोस की बात है।
अगर यह वास्तव में आत्मा और ब्लेड की एकता थी, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किसी क्षेत्र को समझना चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वह उससे संबंधित विशेषता वाले बुलबुले उठाकर उसे समझ सकता था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपने गुण पैनल की ओर देखा। अम्लगमेट ब्लेड शास्त्र 10/100 बुनियादी समझ। मैं ये ब्लेड कौशल रख लूंगा, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। ये दुष्ट कबीले के लोग सभी बुरे लोग थे। उन्हें उनके कौशल छीनने में कोई अपराध बोध नहीं हुआ। यदि कोई मौका होता, तो वह इस आदमी से अधिक अम्लगमेट ब्लेड स्क्रिप्चर विशेषता बुलबुले प्राप्त करना चाहता। वांग टेंग की निगाहें खतरनाक हो गईं। अखाड़े में हॉन पेंग ने अपना आखिरी हमला करने के बाद अचानक खून की उल्टी की। उसकी त्वचा फटने लगी और उसके शरीर पर ब्लेड के घाव दिखाई देने लगे। उसके कपड़े खून से भीग गए। क्या ये साइड इफेक्ट है? वांग टेंग ने ये दृश्य देखकर आंखें झपकाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस शास्त्र की तरकीब ये थी कि एक विशेष विधि का उपयोग करके ब्लेड चेतना को व्यक्ति के शरीर में विलीन कर दिया जाए। इससे ये भ्रम पैदा होता था कि व्यक्ति आत्मा और ब्लेड की एकता तक पहुंच गया है। हालांकि मनुष्य का शरीर बहुत नाजुक होता है। यहां तक कि एक सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा भी भाग्य को ललचा रहा होगा अगर वह अपने शरीर में ब्लेड चेतना के इतने सारे धागे दबा ले। अगर वह सावधान नहीं होता, तो वह भड़क सकता था। हॉन पेंग भाग्यशाली था कि वह अपने ही ब्लेड कॉन्शियस से टुकड़ों में नहीं कटा। लेकिन वांग टेंग इतना चिंतित नहीं था। उसके पास कई शक्तिशाली शरीर थे और उसके पास 8 स्तरीय शैतान शास्त्र, लेटिंग काया और प्राचीन भगवान का शरीर था। उसका भौतिक शरीर एक अदम्य अवस्था में पहुंच गया था। अगर वह अपने शरीर में ब्लेड को सचेत नहीं रख सकता था, तो कौन रख सकता था? ऐसा प्रतीत होता है कि अमलगामेट ब्लेड स्क्रिप्चर उनके लिए ही बनाया गया था। एक साधारण व्यक्ति के हाथ में अमलगमेट ब्लेड स्क्रिप्चर एक धारदार हथियार हो सकता है, लेकिन उसके हाथ में यह एक रॉकेट के आकार की तोप थी। वह इसके साथ मजेदार तरीके से खेलता था। मैं जीत गया, हॉन पेंग ने मा फेई फेई को मुस्कुराते हुए देखा। फिर वह पीछे हट गया। मा फेई फेई ने एक दयनीय नजर डाली, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह एक ठंडे खून वाले अजगर की तरह निर्दयी थी। दुर्भाग्य से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे अभी के दृश्य को देखकर बहुत स्तब्ध थे। कुछ ही सेकंड में मुरोंगशान 2 टुकड़ों में कट गया और उसकी दर्दनाक और भयानक मौत हो गई। हॉन पेंग भी बेहोश हो गया था। वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था। तो अभी क्या हुआ? बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आया कि हॉन पेंग ने अभी अभी इतनी बड़ी ऊर्जा कैसे छोड़ी। यह एक ड्रॉ होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोगों को जल्द ही सच्चाई का एहसास हो गया। क्या यह हमलगमेट ब्लेड शास्त्र है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अवश्य ही होगा। ये निश्चित कौशल होगा जो अनुचित तरीके से उपयोग करने पर आपको अपंग बना देगा। मुझे नहीं पता था कि हॉन पेंग इसका अभ्यास करता था। लेकिन वह भी एक प्रतिभा है। वह इसे सीखने में कामयाब रहा। हालांकि उसका इसका इस्तेमाल किसी महिला से लड़ने के लिए करना बेकार है। वहां बहुत शोर शराबा हुआ। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अमलगमेट ब्लेड स्क्रिप्चर से परिचित हैं। ऐसा लगता है कि केवल कुछ ही लोगों ने ये कौशल सीखा है। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा, अगर ज्यादा लोग इसका अभ्यास करें, तो वह ज्यादा विशेषता वाले बुलबुले इकट्ठा कर सकता है। कितनी अफसोस की बात है। जीवन या मृत्यु का द्वंद्व समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। मुरोंग शान का बेजान शरीर अखाड़े में पड़ा रहा। किसी ने उसकी लाश नहीं रखी। बहुत से लोग उनके पीछे पड़े थे और उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। फिर भी उनके मरने के बाद किसी ने उनकी परवाह नहीं की। ये कैसी निर्दयी दुनिया है। वांग टेंग को इस बात की कुछ जानकारी मिली कि ये दुष्ट कबीले के लोग कितने क्रूर थे। हॉन पेंग अभी भी जीवित था, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसे मरने के लिए अखाड़े में छोड़ दिया गया था। मा फेई फेई ने भौहें सिकोड़ी। उसने आसपास के माहौल को देखा और वांग टेंग को देखा। वह तुरंत चिल्लाई, याओजी आओ और हॉन पेंग को वापस लाओ। वह उसकी पहचान की परवाह किए बिना उसे आदेश दे रही थी। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि याओ जी मा फेफी से कितना प्यार करता था। अगर उसने उसे अस्वीकार कर दिया, तो उसके लिए खुद को समझाना मुश्किल हो जाएगा। वह झल्लाते हुए मैदान में चला गया और हॉन पेंग का कॉलर उठाया। उसने मा फेफी की ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? जाओ। मा फेफी ने उसे घूर कर देखा और मैदान में चली गई। अरे यार, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? एक दिन मैं तुम्हें तब तक चिल्लाता रहूंगा जब तक तुम्हारी आवाज चली न जाए। वांग टेंग ने अपने दिल में कोसा। उसने मा फेई के अद्भुत फिगर को देखा और उसके पीछे के दृश्य को गुस्से से देखा। तुम क्या देख रही हो? मा फेई अचानक रुक गई और भौहें सिकोड़ लीं। उसने वांग टेंग की ओर देखा। वांग टेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया था। उसने सिर ऊपर उठाया और मासूमियत से पूछा, क्या घूर रहे हो? कैसा अभिनेता है? मा फेई ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लीं।
क्या यह उसका भ्रम था? उसने वांग टेंग के विकृत चेहरे को देखा और उसकी अवमानना स्पष्ट हो गई। उसने नाक भान सिकोड़ी और जाने के लिए मुड़ी। ये औरत भयानक है। वांग टेंग को नहीं पता था कि हॉन पेंग कहाँ रहता है, इसलिए उसने मा फेफी का पीछा किया और उसे रास्ता दिखाने दिया। वे सड़कों पर चल रहे थे, एक आगे और एक पीछे। वांग टेंग की पुतलियां चलती रहीं। उसने लालची भाव से मा फेई के शरीर को देखा। मा फेई का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया। वह जानती थी कि याओ जी चुपके से उसे देख रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। हर बार जब वह अपना सिर घुमाती, तो याओ जी जमीन की ओर देखता। ऐसा लगता था जैसे उसने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। वह इतनी निराश हो गई कि उसे खून की उल्टी होने लगी। वह अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह अपने दिल में चिल्ला रही थी, याओ जी से निपटना कब इतना कठिन हो गया? मा फेई हैरान थी। उसके दिमाग में कई विचार आए। कुछ देर बाद वे दोनों एक गुफा में पहुंचे। मा फेई ने ठंडे स्वर में कहा, टोकन हान पेंग पर है। इसे ले लो और दरवाजा खोलो। वांग टेंग ने आज्ञाकारी ढंग से उसके आदेशों का पालन किया और हॉन पेंग पर टोकन पाया। उसने इसे दरवाजे पर रून पर स्कैन किया और पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसने हॉन पेंग को बिस्तर पर फेंक दिया और जाने के लिए मुड़ा। रुको, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? मा फेई ने उपहास किया। मैं और क्या कर सकता हूँ? पीछे रहूं और तुम्हारे साथ सो जाऊं? वांग टेंग मुस्कुराया और याओ जी की आवाज की नकल की। मा फेई दंग रह गई। उसके चेहरे पर अचानक से मोहक भाव आ गया और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग टेंग को घूरा। उसने अपनी गुलाबी जीभ से अपने रसीले लाल होठों को चाटा। अगर आप चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। NO well बीक जन डॉट सी ओम। वांग टेंग दंग रह गया। यह क्या बकवास है? यह मा फेई स्क्रिप्ट का पालन नहीं कर रही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक सेकंड पहले वह उससे घृणा कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर उसका कुछ अरबों का कर्ज है। फिर भी, पलक झपकते ही बर्फ पिघल गई और उसके चेहरे पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान आ गई। वह आकर्षक लग रही थी। यह महिला सरल नहीं है। वांग टेंग सतर्क हो गई। उसने याओ जी जैसे व्यक्ति को बहकाने की हिम्मत की। इसके लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होगी? यह मा फेई एक कठोर महिला थी। क्या तुम हॉन पेंग के सामने मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो? वांग टेंग पीछे नहीं हटा। उसने बेहोश हॉन पेंग की ओर देखा और एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। क्या ये ज्यादा रोमांचक नहीं है? मा फेई ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। हॉन पेंग शायद अपंग है। तुम उसके सामने मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हारे आदेश पर हूं। मैं विरोध नहीं करूंगी। अरे वाह, ये कैसा भाषण है? वांग टेंग अचंभित रह गया। क्या बकवास है, मैं गलत था। ये सिर्फ एक सख्त औरत नहीं है। वह एक बदमाश है। वांग टेंग कांप उठा। वह लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। मा फेई ने अचानक अपने शरीर को हिलाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वांग टेंग ने तुरंत हार मान ली। वह कुछ कदम पीछे हट गया और कुछ लार निगल ली। क्या बकवास है, यह महिला भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि हॉन पेंग और मुरोंग शान उसके लिए पागल थे और उसके लिए आपस में लड़ते थे। जिंदगियां। उसे मानना पड़ा कि यह महिला बहुत ही आकर्षक थी। वह कामुकता की प्रतिमूर्ति थी और पुरुषों के प्रति उसका आकर्षण बहुत ही घातक था। तुम हमेशा से मुझे चाहते थे, है ना? अब तुम क्यों डर रहे हो? करो, एक बार जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम मुझे पा सकते हो। डरो मत। मा फेई करीब चली गई। उसने अपने शब्दों से वांग टेंग को उत्तेजित करना जारी रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी नज़र में वांग टेंग एक काया था। वह उसे चाहता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। वह बेकार था। लेकिन याओ जी से तो यही अपेक्षा थी। वांग टेंग का अभिनय अद्भुत था। इधर मत आना, मैं चिल्लाऊंगा। वांग टेंग तब तक पीछे हटता रहा जब तक उसके पीछे कोई रास्ता नहीं रह गया। उसने दीवार को महसूस किया और उसका भाव बदल गया। आगे बढ़ो, चिल्लाओ। चाहे तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओ, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। हालांकि मा फेई नाजुक और कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसके शब्द दबंग थे। वांग टेंग को अजीब सा एहसास हुआ। डायरेक्टर, क्या हमने गलत स्क्रिप्ट ले ली है? खांसी, असल में, हम बैठकर ठीक से चर्चा कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी बदसूरत हो सकती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में महत्वाकांक्षाएं हैं। मौज मस्ती ही मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा करने से पहले हमें एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं रखनी चाहिए। ये बेहतर होगा। वांग टेंग ने उसे गंभीरता से देखा और कहा। मा फेई का चेहरा कांप उठा। वह घृणा से लगभग मर ही गई। जीवन की खोज को नरक में भेजो। आप आनंद की खोज नहीं करते। तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बदसूरत हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्यार के बारे में बात करने का अधिकार है? मा फेई ने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया और हंसी। तुम प्यार के बारे में बात करना चाहते हो?
वांग टेंग ने लालसा भरे भाव से कहा, क्यों ना हम कोई अच्छी जगह ढूंढ लें, चांद और तारों के नीचे बैठें और अपने भविष्य के बारे में बातें करें। क्यों नहीं? मा फेफेई ने खूबसूरती से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सहमत होना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र क्रूर हो गई और हत्या का इरादा उभर आया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्यों ना मैं तुम्हें पहले नरक में भेज दूं? उसने धीमी आवाज में चिल्लाया। तेज हवा चल रही थी। उसने अपने हाथ को पंजे में बदल लिया और वांग टेंग का गला पकड़ लिया। वे एक दूसरे से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे, इसलिए वह एक ही कदम में वांग टेंग के सामने पहुंच गई। इस छिपे हुए हमले से बचना लगभग असंभव था। दुर्भाग्यवश, जब उसने वांग टेंग को छुआ, स्लैश, उसका पंजा उसके शरीर में घुस गया और उसके पीछे की दीवार पर जा लगा। आफ्टर इमेज, मा फेफी की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं तुमसे सावधान रहा हूं। वांग टेंग की आवाज उसके पीछे से आई। मा फेफी ने चकमा देना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि पीछे से कोई बहुत बड़ा बल उसे दीवार से सटा रहा है। टकराना। मा फेफी का चेहरा एक धीमी आवाज के साथ दीवार पर जा लगा। ये दर्दनाक लग रहा था। उसका सुंदर चेहरा दीवार में दबा हुआ था। वह बहुत दुखी लग रही थी। मुझे जाने दो, मा फेफेई ने अपने शरीर को सांप की तरह घुमाते हुए उन्मत्तता से संघर्ष किया। वांग टेंग उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था, इसलिए उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके शरीर से हिंसक रूप से रगड़ खा रहा था। उसका चेहरा अजीब हो गया। चलना बंद करो, अगर तुम हिलना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वांग टेंग ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। मा फेफेई ने भी वांग टेंग की असामान्यता को नोटिस किया। उसने हंसते हुए कहा, अपनी बंदूक निकालो। फक, वांग टेंग को अपमानित महसूस हुआ। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? मा फेफी ने इनकार किया। लगता है जब तक तुम ताबूत नहीं देख लोगी, तब तक तुम एक आंसू भी नहीं बहाओगी। वांग टेंग ने व्यंग्य किया। मुझे तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग पसंद हैं। क्यों ना मैं तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें बाहर टांग दूं ताकि दूसरे लोग तुम्हारी तारीफ करें। क्या तुम फिर भी चुप रहोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मा फेफी के हाव भाव बदल गए। यहां तक कि उसकी आवाज भी तीखी हो गई। वह इतनी निडर महिला नहीं थी। रुको और देखो। वांग टेंग हंसा। उसने उसके कपड़े पकड़े और जोर से खींचा। उसकी पोशाक का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। ज़ोटियन लिहुआ। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। मा फेफी का चेहरा बदसूरत हो गया। उसकी आंखों में डर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि याओ जी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे। ये बदतमीज आदमी एक सीधा सादा आदमी था। वह बहुत सुंदर और सेक्सी थी। दूसरे पुरुष उसे पाने के लिए तरसते थे, लेकिन यह आदमी उसके कपड़े उतारकर उसे शोपीस की तरह लटकाना चाहता था। जानवर, अमानवीय। एक और फटने की आवाज के साथ मा फेफी की आस्तीन फट गई, जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखने लगी। कितना उग्र युवक है। मा फेफी की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वांग टेंग ने जब उसे अपनी आंखों के कोने से देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह एक और टुकड़ा उतारने के लिए तैयार था। रुको, मा फेफी ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। उसे अब और परवाह नहीं थी। क्या आपने इसके बारे में ध्यान से सोचा है? वांग टेंग ने पूछा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं बस तुम्हें नियंत्रित करना चाहता हूँ। मुझे नियंत्रित करो। तुम मुझे क्यों नियंत्रित करना चाहते हो? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। मैं एक कमजोर महिला हूँ। मैं इस खतरनाक जगह पर अपनी रक्षा के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी, मा फेफी ने दयनीय भाव से कहा। अभिनय जारी रखो। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। अगर उसने इस महिला का दुष्ट पक्ष नहीं देखा होता, तो वह उस पर यकीन कर लेता। जैसा कि अपेक्षित था, सभी महिलाएं अभिनय में अच्छी थीं। वे उससे बेहतर थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जब मैं सच बोल रही हूं तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मा फेफेई ने दुखी होकर कहा। वांग टेंग ने उसके शरीर के एक खास हिस्से पर थप्पड़ मारा और मुस्कुराया, नाटक करना बंद करो और ठीक से बोलो। मा फेफेई को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया और उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसे ऐसा व्यवहार कब सहना पड़ा? जैनली कबीले में कोई भी उसे इस तरह नहीं छेड़ता। यहाँ तक कि हांग पेंग और मुरोंग शान भी उसके झांसे में आ गए। उन्हें लगा कि वह उनके प्यार में पड़ गई है, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। फिर भी आज वह इस विकृत युवक से हार गई। वांग टेंग ने एक पल के लिए उसके चेहरे पर आए अजीब भाव को देखा। अचानक उसके मन में ख्याल आया। बिल्कुल नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अद्भुत खोज लिया हो। उसने मा फेफई के चेहरे को ध्यान से देखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सार दृष्टि का भी प्रयोग किया। वह अपनी खोज से आश्चर्यचकित था। आप मा फेफी नहीं हैं। वांग टेंग ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मा फेफई की नजरें चमक उठी और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। वांग टेंग चुप रहा और उसका चेहरा पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो?
मुझे जाने दो। मा फेई की अभिव्यक्ति में जबरदस्त परिवर्तन आया और वह चिल्लाई। हालांकि वांग टेंग उस पर दबाव डाल रहा था, इसलिए वह अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर भी मुक्त नहीं हो सकती थी। हिस। वांग टेंग ने मा फेई की ठोड़ी को टटोला और कुछ पाया। उसने उसे फाड़ दिया। उसके चेहरे से एक पतला सा नकाब उतर गया। वांग टेंग की दृष्टि में एक अपरिचित चेहरा प्रकट हुआ, और यह एक सुंदर चेहरा भी था, पहले वाले से बेहतर। वह आकर्षक और स्त्रीवत लग रही थी। वांग टेंग हंसना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस महिला ने भी वही किया जो उसने किया था, लेकिन उसके हुनर जितने अच्छे नहीं थे। इसके अलावा वह भी उसके जैसे ही एक बग से मिली थी, इसलिए उसका पर्दाफाश हो गया। मा फेई क्रोधित हो गई। उसने वांग टेंग को ठंडी निगाहों से देखा। बताओ, तुम कौन हो? वांग टेंग बहुत उत्सुक था। उसका मकसद क्या था? उसकी असली पहचान क्या थी? मुझे नहीं पता, मा फेई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें बाहर नहीं फेंक दूंगा? वांग टेंग ने उपहास किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मा फेई क्रोधित थी। रुको और देखो कि क्या मेरी हिम्मत है, वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं नहीं बोलूंगी। मा फेई दृढ़ निश्चयी थी। वह वांग टेंग के नियंत्रण में थी, इसलिए वह हिल नहीं सकती थी। वह आत्महत्या करने के लिए केवल अपनी जीभ काट सकती थी। वांग टेंग ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली और शांति से कहा, तुम्हें आत्महत्या करने का अधिकार है, लेकिन मैं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मेरी बातों पर संदेह मत करो। मैं सिद्धांतों वाला आदमी हूं। तुम शैतान हो। मा फेई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने निराशा से वांग टेंग की ओर देखा। नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूं। तुम एक बदमाश हो। नहीं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, वांग टेंग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा इंसान बनना तो दूर की बात है। अच्छा इंसान किसी औरत के कपड़े नहीं उतारता, मा फेई ने बेकाबू होकर गाली दी। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं शैतान और गंदा आदमी हूं। वांग टेंग ने सिर हिलाकर यह बात स्वीकार की। मा फेई, मैं वही करने जा रहा हूं जो एक बदमाश करता है। आओ, मेरी आंखों को देखो, वांग टेंग ने कहा। तुम क्या कर रहे हो? मा फेई आश्चर्यचकित हो गई और जल्दी से दूसरी ओर देखने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। वांग टेंग की आंखों में एक लाल चमक दिखाई दी और सीधे मा फेई की आंखों में जा गिरी। मोहित। हालांकि मा फेई को तुरंत नियंत्रित नहीं किया जा सका। उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। हाँ, वांग टेंग दंग रह गया। ये पहली बार था जब कोई अपनी बेविच का विरोध कर सकता था। वह एक दिलचस्प महिला थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाई और चमकदार लाल रोशनी मा फेई की आंखों में चुभ गई। उसका दिमाग खाली हो गया और उसकी चेतना फीकी पड़ गई। वह अचंभित थी। वांग टेंग मुस्कुराया और उससे सवाल पूछने लगा। आप कौन हैं? कंट्री नियॉन से ज़ुओटियन लिहुआ। तुमने झेनली कबीले में घुसपैठ क्यों की? आंतरिक अशांति पैदा करना और झेनली कबीले को नियंत्रित करना। आप यहाँ पर कितने समय से हैं? 1.5 साल। ज़ुओटियन लिहुआ ने वांग टेंग द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए। चूंकि उसने बेविच कौशल का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और अपने सभी रहस्यों का खुलासा कर दिया। वह नियॉन देश से है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसे नहीं पता था कि नियॉन देश ने जिया देश से 1.5 साल पहले ज़ेनली कबीले का आधार पाया था। वे ज़ेनली कबीले को नियंत्रित करना चाहते थे। हालांकि कंट्री नियॉन को यह स्थान संयोग से मिला। ज़ुओटियन लिहुआ इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह महिला बहुत ही खतरनाक सुंदरी थी। एक दुष्ट कबीले का आदमी मौज मस्ती करने के लिए नियॉन देश गया और उससे मिला। वह उसका अपहरण करना चाहता था, लेकिन इस महिला से निपटना आसान नहीं था। इसके बजाय वह उसके झांसे में आ गया। वह आध्यात्मिक भ्रम में विशेषज्ञ थी, इसलिए उसने झेनली कबीले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वांग टेंग के समान ही विधि का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप अब ये घटना घटी। लेकिन वह फिर भी वांग टेंग के हाथों में आ गई। इसके अलावा वह अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में हार गई। वांग टेंग ने उसे अजीब तरह से देखा और उसे जगाया। NO12 ओम। ज़ुओटियन लिहुआ को धीरे धीरे होश आया। उसकी उदास अभिव्यक्ति गायब हो गई और जब उसने वांग टेंग को देखा तो वह कांप उठी। वह डर कर बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत क्यों है? आप कौन हैं? उसने सीधे उस पर 3 सवाल दागे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी आश्चर्यचकित हुई होगी। सबसे शातिर शब्द कहने के लिए सबसे शांत स्वर का उपयोग करना। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। ज़ुओटियन लिहुआ हैरान और स्तब्ध थी। उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। क्या ये बेकार याओ जी है? वह इतना शक्तिशाली कब बन गया? क्या वह अतीत में अभिनय कर रहा था? ज़ुओटियन लिहुआ शांत नहीं रह सकी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। मैं याओ जी हूँ, असली याओ जी, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया।
उसके ईमानदार भाव से यह कल्पना करना कठिन था कि वह झूठ बोल रहा था। ज़ोटियन लिहुआ ने गहरी सांस ली। सच्चाई उसके सामने थी, इसलिए उसे उस पर विश्वास करना पड़ा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैंने तो बस तुमसे कुछ सवाल पूछे थे। तुमने मुझ पर आध्यात्मिक भ्रम का प्रयोग किया। ज़ोटियन लिहुआ हैरान रह गया। यह कोई बहुत बड़ा कौशल नहीं है। ये तो बस आध्यात्मिक भ्रम है। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। तुम, ज़ोटियन लिहुआ को लगा कि उसे अपमानित किया गया है। जिस आध्यात्मिक भ्रम पर उसे बहुत गर्व था, वह वांग टेंग के लिए कुछ भी नहीं था। आध्यात्मिक भ्रम एक गहन कौशल था। जब एक सामान्य मार्शल योद्धा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो आध्यात्मिक भ्रम को जानता है, तो वे निश्चित रूप से हार जाते हैं, खासकर अगर उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत नहीं होती। यह एक दिव्य आत्मा गुरु का लाभ था। परिणामस्वरूप, वह होंग पेंग और मुरोंग शान को आकर्षित कर सकी। ध्यान रहे, वे निम्न स्तरीय सामान्य चरण के मार्शल योद्धा थे जबकि वह अभी ब्रिगेडियर जनरल चरण में प्रवेश कर रही थी। उनके साधना स्तरों में अंतर एड्स बाय पब फ्यूचर विशाल था, इसलिए आध्यात्मिक भ्रम कोई साधारण या सामान्य कौशल नहीं था। लेकिन वह किसी भी बात का खंडन नहीं कर सकी। उसका आत्मविश्वास तब नष्ट हो गया जब वांग टेंग ने उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा को तोड़ दिया और वह उसके भ्रम में आ गई। क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो? वांग टेंग को उसकी गुस्से भरी निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराते हुए उससे पूछता रहा, तुम क्या चाहते हो? ज़ोटियन लिहुआ ने झट से जवाब दिया, तुम यहाँ बहुत दिनों से छिपे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उनके मुख्य ठिकाने कहाँ हैं, है न? मुझे वहाँ ले चलो। ज़ोटियन लिहुआ हैरान रह गई। याओ जी उसके बारे में सब कुछ जानते थे। धतेरी की, उसकी पहचान उजागर हो गई थी। ज़ोटियन लिहुआ अपनी किस्मत को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसका दिमाग योजना बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा था। मेरे साथ खेल मत खेलो। मुझे तुमसे सच उगलवाने के लिए पहले वाला तरीका अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि यह उबाऊ होगा क्योंकि तुम सिर्फ एक आज्ञाकारी कठपुतली बन जाओगे, कम से कम तुम मेरे लिए परेशानी तो नहीं खड़ी करोगे। तुम शैतान हो। ज़ोटियन लिहुआ का चेहरा बदल गया। उसने वांग टेंग को घूरते हुए असहाय भाव से कहा, मैं तुम्हें ला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम पूरा करने के बाद मुझे जाने देना होगा। मैं वादा करता हूँ। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। ज़ोटियन लिहुआ अवाक था। NO12 ओम। इस आदमी ने बहुत जल्दी जवाब दिया। वह जरूर झूठ बोल रहा है। हर आदमी झूठा था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। वांग टेंग के शब्द खो गए। आप क्या सोचते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं शपथ लूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और परेशानी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर नहीं, तो मैं बिजली की चपेट में आ जाऊंगा और एक भयानक मौत मर जाऊंगा। वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और स्वर्ग की कसम खाई। ये पर्याप्त नहीं है। ज़ोटियन लिहुआ ने अपना सिर हिलाया। एक शपथ सिर्फ आपके दिल को बांध देगी। यह असली नहीं है। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अगर यह काम नहीं करता, तो मैं तुम्हें मार ही सकता हूँ। मुझे खुद ही छिपने के ठिकानों की तलाश में ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। वांग टेंग की नजर ठंडी हो गई। उसने ज़ोटियन लिहुआ को गौर से देखा। ज़ोटियन लिहुआ डर गई थी। उसकी यह नजर, वह उसे सिर्फ डरा ही नहीं रहा था, वह उसे मार ही डालेगा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। ज़ोटियन लिहुआ ने अनिच्छा से सिर हिलाया। वह उसके हाथों में थी, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। वह मरना नहीं चाहती थी। यह आदमी जरूर कोई हिजड़ा होगा। वह ऐसी खूबसूरत और मनमोहक औरत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? वह असली आदमी नहीं था। ज़ोटियन लिहुआ ने अपने दिल में कई बार वांग टेंग को कोसा। बहुत बढ़िया, जो समय को समझता है वह बुद्धिमान आदमी है, या लड़की। वांग टेंग को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। जब उसने उसके अनुरोध पर सहमति जताई तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। हम कब जा रहे हैं? ज़ोटियन लिहुआ ने पूछा। जल्दबाजी नहीं, चलो पहले इस समस्या को सुलझाते हैं। वांग टेंग अचानक बिस्तर पर पड़े होंग पेंग की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम उसे मारना चाहते हो? ये झेनली कबीले का आधार है। अगर वह मर गया तो ये परेशानी होगी, ज़ोटियन लिहुआ ने आश्चर्य में कहा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। उसने कुछ ऐसा सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। वांग टेंग होंग पेंग के सामने चला गया और उसे देखकर मुस्कुराया। क्या मैं सही कह रहा हूं, होंग पेंग? दूसरा पक्ष गंभीर चोट के कारण बेहोश था। उसने कोई हरकत नहीं की। ज़ोटियन लिहुआ हैरान थी। उसने अपने चेहरे के उस हिस्से को रगड़ा जो अभी दीवार पर चिपका हुआ था और चली गई। क्या वह जाग रहा है? लेकिन यह आदमी कोई होशियार व्यक्ति नहीं लगता। अगर वह होशियार है, तो वह मेरे झांसे में नहीं आएगा, उसने कहा। खांसी, मरने के समय सभी लोग समझदार हो जाते हैं, वांग टेंग ने सहजता से कहा। इसके अलावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जाग रहा है या नहीं। मैं उसे वैसे भी मार डालूंगा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ू टिनलिहुआ का दिल ठंडा हो गया। उन्होंने सबसे कटु शब्द कहने के लिए सबसे शांत स्वर का प्रयोग किया। ये याओ जी एक क्रूर आदमी था। अचानक उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने अभी अभी उसकी बात मान ली, नहीं तो वह उसे सीधे मार डालता। सौदेबाजी का कोई मौका ही नहीं था। वान टेंग ने उसके चेहरे पर आए इस मामूली बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी ईंट निकाली और अपने सिर की ओर इशारा किया। उसे कहाँ मारना चाहिए? इस बंदे के पास अमलगमेट ब्लेड स्क्रिप्चर था। उसे अपने पास से जितने हो सके उतने गुण बुलबुले निकालने चाहिए। ज़ू टिनलिहुआ दंग रह गया जब उसने वान टेंग के हाथ में ईंट देखी। वह ईंट क्यों पकड़े हुए था? इसके अलावा ये सुनहरे रंग का था। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण और देहाती। क्या वह हॉन पेंग को मारने के लिए सोने की ईंट का इस्तेमाल करने वाला था? वान टेंग को पता नहीं था कि ज़ू टिनलिहुआ उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई परपीड़क हो। उसने अपनी ईंट हॉन पेंग के सिर पर मारी और उसे नीचे पटक दिया। बैंग बैंग बैंग। चूंकि उसने ये करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह ऐसा करके ही रहेगा। उसने पीछे हटने से परहेज नहीं किया। गुफा में कुछ देर तक धीमी सी आवाजें गूंजती रहीं। ज़ू टिनलिहुआ को लगा कि वान टेंग को देखते हुए उसकी पलकें फड़क रही हैं। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। उसने देखा कि हॉन पेंग का चेहरा बहुत तेजी से फूल रहा था, मानो वह गुब्बारा हो। जल्द ही उसका आकार दोगुना हो गया। शातिर। ज़ू टिनलिहुआ ने गहरी सांस ली और चुपचाप एक तरफ हट गई। उसने अपनी दूरी बनाए रखी। मारना बंद करो। इस समय हॉन पेंग के मुंह से एक कमजोर आवाज आई। उसने बड़ी मुश्किल से दया की भीख मांगने के लिए अपना हाथ उठाया। ओह, तुम जाग रहे हो। मुझे लगा कि तुम कुछ देर और बेहोश रह सकते हो। वान टेंग ने अपनी जीभ चटकाई। हॉन पेंग, ज़ू टिनलिहुआ, वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह शैतान का अवतार हो। देखो वह क्या कह रहा था। खास तौर पर हॉन पेंग। उसकी आंखें सूज गई थीं और उनकी जगह पर एक छोटा सा गैप रह गया था। उसने डरते हुए वान टेंग की तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, कृपया आप आगे चल सकते हैं। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। कृपया मुझे छोड़ दो। हॉन पेंग आंसुओं के कगार पर था। ऐसे निर्दयी व्यक्ति के सामने वह क्या करे? वह निराश महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि वह इतनी जल्दी न उठे। उसने कुछ ऐसा सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था, और अब दूसरा पक्ष उसे पीट पीट कर मार रहा था। अगर उसने दया की भीख नहीं मांगी, तो वह जल्द ही ताबूत में पड़ा होगा। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। अब वह बेचारी छोटी बिल्ली थी। वह बस थोड़ा सा बड़ा था। हालांकि मैं आपके रवैये से संतुष्ट हूं, लेकिन वान टेंग ने विराम लिया। NO well be in .c ओम। हॉन पेंग का दिल हवा में उछल गया। लेकिन का मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, उसने वान टेंग को ये कहते हुए सुना, लेकिन हम तुम्हें जाने नहीं देना चाहते। इसलिए कृपया जाकर मर जाओ। केवल मरे हुए लोग ही चुप रहते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और हॉन पेंग को मारने के लिए तैयार हो गया। रुको, रुको, हॉन पेंग चिल्लाया। वान टेंग ने रुकने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे एक रहस्य पता है जो मा फेई फेई को नहीं पता। यह एक वास्तविक रहस्य है जो केवल मुख्य सदस्यों को ही पता है। हॉन पेंग ने जल्दी से चिल्लाया। वह जानता था कि अगर उसे इस ईंट से मारा गया, तो एड्स बाय पब फ्यूचर, वान टेंग द्वारा इस्तेमाल की गई ताकत से उसका सिर टूट जाएगा और वह मर जाएगा। अब उसे अन्य चीजों की परवाह नहीं रह गई थी। ओह, वान टेंग का हाथ अचानक हॉन पेंग के सिर के ठीक ऊपर रुक गया। वह सिर्फ एक उंगली की दूरी पर था। हॉन पेंग के सिर पर ठंडा पसीना आ गया। वह डर के मारे जोर जोर से हॉनफेने लगा। ज़ू टिनलिहुआ की अभिव्यक्ति बदल गई। हॉन पेंग को कुछ पता था जो उसे नहीं था। वह उसकी उपयोगिता कम कर रहा था। यदि हॉन पेंग सही था, तो उसका मूल्य कम हो जाएगा और याओ जी अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। ज़ू टिनलिहुआ एक होशियार लड़की थी। और होशियार लोग हमेशा चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। उसने खुद को वान टेंग द्वारा त्यागे जाने का सपना देखा। जब वह हॉन पेंग को घूर रही थी तो उसकी नजरें दुर्भावनापूर्ण हो गईं। मुख्य रहस्य। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर दिलचस्पी का भाव था। हाँ, ये निश्चित रूप से एक मुख्य रहस्य है। हान पेंग ने राहत की सांस ली। उसी समय उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। वह जीवित रहने में कामयाब रहे। चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण रहस्य है, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए, वान टेंग ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक दुष्ट लाल नजर दिखाई दी। हॉन पेंग को बुरा लग रहा था। आओ मेरी आंखों में देखो, वान टेंग ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। हॉन पेंग डर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने सच बोलने का फैसला किया था। फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? हालांकि वान टेंग ने उसे समझाने का मौका नहीं दिया। आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और उसका जादू सक्रिय हो गया, जिससे हॉन पेंग की चेतना पर नियंत्रण हो गया। तुरंत, यह क्या है?
ज़ुओटियन लिहुआ को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने पहचान लिया कि यह वही हुनर था जिसका इस्तेमाल उसने उस पर किया था। तो, मूल रहस्य क्या है? वांग टेंग ने पूछा। हॉन्गपेंग ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और चकित भाव से कहा, पोप ने अतीत में एक एलियन अंतरिक्ष यान को रोका और उसे पकड़ लिया। उन्होंने इसे बर्फ के पहाड़ के नीचे छिपा दिया था। पूरे झेनली कबीले में 10 से भी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। वांग टेंग और ज़ुओटियन लिहुआ लड़खड़ा रहे थे। एलियन अंतरिक्ष यान। वांग टेंग चौंक गया। जैनली कबीले के पास एक एलियन अंतरिक्ष यान था। गंभीरता से, हालांकि हानपेंग उसके जादू कौशल से प्रभावित था, इसलिए वह सच कह रहा होगा। ज़ुओटियन लिहुआ भी अचंभित थी। साथ ही, उसे चिंता भी हो रही थी। क्या याओ जी यह रहस्य सुनने के बाद उसे जाने देंगे? वह निश्चित नहीं थी और थोड़ा असहाय महसूस कर रही थी। क्या वह यहीं मरने वाली थी? इस समय, वांग टेंग अचानक मुड़ा और उसकी ओर मुस्कुराया। तुम मुझसे डरती हो? नहीं, नहीं, ज़ुओटियन लिहुआ हकलाते हुए बोली। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वांग टेंग ने कहा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी आध्यात्मिक ज्योति देनी होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, ज़ुओटियन लिहुआ ने सीधे उत्तर दिया। वांग टेंग ने कुछ धमकियां तैयार की थीं, लेकिन उन्हें उनका इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया गया। उसे थोड़ा ज्यादा महसूस हुआ। आप इतनी जल्दी क्यों सहमत हो गए? यह महिला इतनी समझदार कब हो गई? आध्यात्मिक ज्योति एक व्यक्ति की आत्मा थी। इसे देने का मतलब था कि वह अपना जीवन उसे दे रही थी। फिर भी, ज़ुओटियन लिहुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। किसी कारणवश यह असामान्य लग रहा था। क्या आप एक पल के लिए भी संकोच नहीं करना चाहते? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। अब ज़ुओटियन लिहुआ के अवाक होने की बारी थी। क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? इस अवस्था में, वह खुद को समझाने में बहुत आलसी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपनी आत्मा की उत्पत्ति की स्थिति को महसूस किया। कुछ देर बाद, उसके माथे से एक हल्की सी ज्वाला निकली। आध्यात्मिक ज्वाला। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे आध्यात्मिक ज्वाला निगल गई। फिर, ये वापस उसके मन में चली गई। अब उसकी चेतना में 2 आध्यात्मिक ज्वालाएं थीं। एक धातु कवच ज्वलंत बिच्छू की थी जबकि दूसरी ज़ुओटियन लिहुआ की थी। आध्यात्मिक ज्योति के वांग टेंग द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद ज़ुओटियन लिहुआ कांपने लगी। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। वह कमजोर लग रही थी। चलो चलें। वांग टेंग ने पीछे मुड़कर इस गुफा से बाहर निकलने का इरादा किया। अचानक, उसे याद आया कि हॉन्गपेंग अभी भी जीवित है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली, हॉन्गपेंग की चेतना पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। कुछ गुण बुलबुले जमीन पर गिर गए। उसने उन्हें उठा लिया। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 210। आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान 250। धातु बल तारांकन 860। अमलगामिक ब्लेड स्क्रिप्चर तारांकन 350। बर्फ के गहरे पहाड़ में, आसमान में अंधेरा छा गया था। जो जुवानवो और जियाओ नानफेंग बर्फ के एक जमे हुए टुकड़े पर पैर मोड़कर बैठ गए और वांग टेंग के लौटने का इंतजार करने लगे। रून मास्टर्स उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, दुखी भाव से बड़बड़ाते रहे। ये जगह बेहद ठंडी थी। ठंड उनकी हड्डियों में समा गई और लगभग उनका खून जम गया। यहाँ तक कि मार्शल योद्धा भी अगर बहुत देर तक रुके तो ठंड को झेल नहीं पाएंगे। इन रून मास्टर्स ने अपने शरीर को खास तौर पर प्रशिक्षित नहीं किया था, इसलिए वे यहाँ पूरे दिन रहने के बाद गिरने के कगार पर थे। हालांकि, वांग टेंग की पहचान के कारण, वे कुछ नहीं कह सकते थे। वे अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने के लिए केवल चुपचाप शिकायत कर सकते थे। जो जुवानवो और जियाओ नानफेंग जानते थे कि वे क्या सोच रहे थे। वह वापस क्यों नहीं आया? जियो नानफेंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। शायद वह किसी चीज से रुका हुआ है। जो जुवानवो ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे भी यकीन नहीं था। क्या वह पकड़ा गया? जियो नानफेंग ने पूछा। असंभव, उसकी क्षमता के कारण, झेनली कबीले में कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। अगर कोई लड़ाई होती, तो हम उसका पता लगा लेते, जो जुवानवो ने कहा। उसे बहुत मजा आ रहा होगा, जियो नानफेंग ने असहाय होकर आह भरी। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जो जुवानवो दंग रह गया। उसे संदेह हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। इस समय, उनकी कलाई घड़ियां कंपन करने लगीं। वांग टेंग, ठीक उसी समय जब वे उसके बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी कलाई घड़ी पर नाम देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत फोन उठाया। वांग टेंग, आप हमसे संपर्क किए बिना इतने लंबे समय तक क्यों चले गए? बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप समग्र स्थिति को समझते हैं? कॉल कनेक्ट होने पर जियो नानफेंग ने तुरंत उसे फटकार लगाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे खेद है, मुझे कुछ मजेदार चीजें मिल गईं और मैं समय भूल गया। वांग टेंग ने उदासीनता से हंसते हुए कहा। जो जुवानवो, यह आदमी सचमुच बहुत मजा कर रहा था। जियो नानफेंग ने उसकी ओर देखा और मैं सही था वाला भाव व्यक्त किया। ओह ठीक है,
मैंने पुष्टि कर ली है कि यह झेनली कबीले का आधार है। आप सरनी को तराशना शुरू कर सकते हैं। वांग टेंग की आवाज फिर से सुनाई दी। ये सुनकर वे गंभीर हो गए। वांग टेंग, क्या आप समन्वय के लिए वापस नहीं आ रहे हैं? जो जुवानबू ने तुरंत पूछा। मुझे यहाँ कुछ मामले निपटाने हैं। रनमास्टर्स को ये काम करने दो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। अगर वे ठीक से व्यूह रचना नहीं कर सकते तो वे वापस जाकर रिटायर हो सकते हैं, वांग टेंग ने स्पष्ट कहा। जैसे ही उसकी आवाज कलाई घड़ी से बाहर निकली, रनमास्टर्स के चेहरे काले पड़ गए। अरे, वह तो उनको नीची निगाह से देख रहा था, लेकिन वे खंडन नहीं कर सकते थे। चर्चा के दौरान वे उसकी रून महारत से आश्वस्त हो गए थे। हालांकि उसके शब्द अप्रिय थे, लेकिन उसकी क्षमता वास्तव में उन सभी से ऊपर थी। चूंकि उसके पास क्षमता थी, इसलिए वह बकवास नहीं कर रहा था। वह बस ईमानदार था। आपको ये स्वीकार करना होगा कि उसे ऐसा करने का अधिकार था। ठीक है, जब सरनी तैयार हो जाएगी तो मैं अंतिम निरीक्षण करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे कुछ काम निपटाना है। वांग टेंग ने फोन रख दिया। जियाओ नानफेंग और जो जुवानबू निराश थे। वे बोलना चाहते थे, लेकिन उनके शब्द उनके गले में अटक गए थे। कितना परेशान करने वाला आदमी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये पहली बार था जब जो जुवानबू वांग टेंग के साथ काम कर रहा था, इसलिए वह समझ गया कि यह कितना हताश और असहाय था। फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। जो जुवानबू ने जियाओ नानफेंग की ओर देखा। वह भी निराश था, लेकिन उसे इसकी आदत लग गई थी। अचानक उसे जियाओ नानफेंग के लिए सम्मान महसूस हुआ। उसे उसके साथ रहना बहुत कठिन लगता होगा। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, जियो नानफेंग ने शांति से कहा। जब उसने जो जुवानबू की नजर देखी तो वह अपना संयम वापस पा चुका था। जो जुवानबू ने अपना सिर हिलाया और अपने आसपास के रून मास्टरों की ओर देखा। कुछ खाना खाओ और रून सरनी बनाना शुरू करो। हाँ, रन मास्टर्स ने तुरंत उत्तर दिया। उसी समय बर्फ के पहाड़ में ज़ोतियान लिहुआ वांग टेंग को एक एकांत और अच्छी तरह से छिपी हुई गुफा में ले गया। झेनली कबीले ने कई सालों तक इस गुफा की खुदाई की थी, इसलिए यहाँ के रास्ते सभी दिशाओं में जाते थे। इस पहाड़ पर ऐसी ही कई वीरान गुफाएं थीं। ज़ोटियन लिहुआ ने वांग टेंग को अंदर ले जाने के बाद वह अचानक रुक गई। जब वह कॉल कर रहा था तो उसने उससे बचकर बात नहीं की। इसलिए उसने कई ऐसी बातें सुनी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी, और यह सुनकर वह हैरान रह गई। वह शांत नहीं रह सकी। वांग टेंग, यही उसका असली नाम है। यह आदमी याओजी नहीं है। NO12BN.C ओम। कौन है ये? उसने बाहर के लोगों से एक घेरा बनाने को कहा। इसका मतलब है कि वह यहाँ अकेला नहीं है। उसके पास अतिरिक्त बल है। लेकिन वे घेरा क्यों बनाना चाहते हैं? क्या ये हो सकता है? हॉन्फना एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ोटियन लिहुआ को और भी ज्यादा झटका लगा। उसने एक गहरी सांस ली। वह एक समझदार व्यक्ति थी। वांग टेंग ने बातचीत के दौरान ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन वह उसकी बातों से उनके इरादे का अंदाजा लगा सकती थी। झेनली कबीला मर चुका था। वांग टेंग ने ज़ोटियन लिहुआ की टिमटिमाती निगाहों को देखा और उसे लगा कि उसने कुछ अनुमान लगा लिया है। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ज़ोटियन लिहुआ की आध्यात्मिक ज्योति उसके हाथों में थी। वह ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर पाएगी। क्या हम वहां हैं? उसने शांति से अपना मुंह खोला और आसपास के माहौल को देखा। एक नजर में ही उसे इस जगह का अंतर पता चल गया। कोने में रून सरणियों द्वारा छिपा हुआ एक छेद था। सतह पर यह सामान्य जमीन की तरह दिखता था, लेकिन नीचे एक मार्ग छिपा हुआ था। हम यहाँ हैं। मैंने यह मार्ग गुप्त रूप से खोदा है। ये तीसरे पहाड़ से जुड़ा हुआ है, जो झेनली कबीले का असली आधार है, ज़ोटियन लिहुआ ने आह भरते हुए कहा। वह आगे बढ़ी और रून सरनी को निष्क्रिय कर दिया। फिर उसने जमीन पर पत्थर का पैनल उठाया और वांग टेंग को अपने पीछे आने का संकेत दिया। वे गुप्त मार्ग में घुस गए और 10 मिनट तक चले। ज़ोटियन लिहुआ रुक गया और फुसफुसाया, तीसरा पहाड़ हमारे ठीक सामने है। ये बहुत सुरक्षित है और हमारे जैसे सामान्य कबीले के लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर हम पकड़े गए तो हम मर जाएंगे। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और सामने के क्षेत्र को स्कैन किया। उसे कुछ मनुष्यों का आभास हुआ। उनमें से 2 उनके पास ही थे। स्मेन वी। वांग टेंग ने अपनी आंखों को सक्रिय किया और तुरंत 2 दुष्ट कबीले के लोगों को काले रंग की युद्ध वर्दी पहने देखा। उन्होंने अपने सिर पर भी काले कपड़े से पट्टी बांध रखी थी। वे और करीब आ गए। अंत में वे उस गलियारे के पास पहुंच गए जहां वांग टेंग था। फिर उन्होंने अपनी पैंट खोली और पेशाब करना शुरू कर दिया। मेरा इंतजार करो, वांग टेंग ने ज़ोटियन लिहुआ से कहा और गायब हो गया। उसे यह बात मजेदार लगी। तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ोटियन लिहुआ चौंक गई। उसने अभी अभी वांग टेंग को याद दिलाया था कि इस जगह पर कड़ी सुरक्षा है और उन्हें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। यह आदमी लापरवाह था। अगर उन्हें पता चल गया तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रयोगशाला में लोग और गुण बुलबुले।
दोनों दुष्ट कबीले के लोगों ने काले वस्त्र और चेहरे पर घिनौने मुखौटे पहन रखे थे। वे पहाड़ की दीवार की ओर मुंह करके अपना काम कर रहे थे। बूढ़े वांग, तुम्हारा पेशाब कमजोर लगता है। क्या तुम्हारी किडनी ठीक है? उनमें से एक ने पूछा। बकवास, मेरी किडनी ठीक है। मैं एक साथ 10 महिलाओं को संभाल सकता हूँ, दूसरे व्यक्ति ने झट से कहा। हाँ, तुम सपना देख रहे हो। तुमसे बेहतर। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कितना कमजोर है? बकवास, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या पता? अरे यार, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। आपको भी। वे दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे और एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके पीछे एक आकृति चुपचाप आ गई थी। ये व्यक्ति वांग टेंग था। उसने उनके सिर पकड़ लिए और उन्हें एक दूसरे से टकरा दिया। टकराना। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। दोनों को कुछ भी करने का समय नहीं मिला। जब उनके सिर एक दूसरे से टकराए तो वे वहीं बेहोश हो गए। अजीब। वांग टेंग ने उनकी बातचीत सुनी और अपने दिल में टिप्पणी की। उसने उनके शवों को गुप्त मार्ग में खींच लिया। जब ज़ुओटियन लिहुआ ने उसे कुछ ही समय में 2 गार्डों को वापस खींचते हुए देखा तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने कपड़े उतारो और उन्हें पहन लो। हम एक छोटे से दौरे पर जा रहे हैं, वांग टेंग ने कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी। उसने आगे बढ़कर एक गार्ड के कपड़े उतार दिए और पलक झपकते ही वह बदल गया। ज़ुओटियन लिहुआ एक जासूस थी, इसलिए उसे इस तरह के काम करने की आदत थी। उसने वांग टेंग की नकल की और गार्ड की पोशाक पहन ली। कुछ समय बाद वे गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए। वांग टेंग को डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन ज़ुओटियन लिहुआ घबराई हुई थी। वह अपने आसपास की चीजों को स्कैन करती रही, उसे डर था कि कहीं उन्हें पकड़ न लिया जाए। शांत रहो। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगे तो तुम पर शक किया जाएगा। क्या तुम जासूस नहीं हो? क्या तुम थोड़ा और शांत रह सकते हो? वांग टेंग ने गुस्से में आवाज संचारण का उपयोग करते हुए कहा। ज़ुओटियन लिहुआ को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह भले ही लंबे समय से जासूस रही हो, लेकिन वह सब कुछ गुप्त रूप से करती थी। वह कभी भी सबके सामने नहीं आई थी। यह अलग था। NOWELL-BE-IN.COM। वे झेनली कबीले के मुख्यालय में थे। यहाँ कुछ 100 गार्ड थे। अगर उन्हें खोज लिया गया तो बहुत बुरा होगा। ज़ुओटियन लिहुआ ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह डर के मारे भाग जाएगी। उसके घुटने थोड़े कमजोर लग रहे थे। जो कोई भी उसे देखता उसे पता चल जाता कि वह चोर है। क्या हम अपने तरीके नहीं बदल सकते? ज़ुओटियन लिहुआ ने आवाज के जरिए पूछा। क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है? वांग टेंग ने जवाब में पूछा। मौन। ठीक है, उसने ऐसा नहीं किया। ज़ुओटियन लिहुआ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह केवल वांग टेंग का आज्ञाकारी ढंग से पालन कर सकती थी। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन अब वह वांग टेंग का पीछा कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं किया। वे बस दूसरे गार्डों के साथ जगह का दौरा करते रहे। हालांकि वे क्षेत्र को समझने में कामयाब रहे। इस पहाड़ का डिजाइन बाकी 2 से अलग था। ऐसा लगता था कि यहाँ कोई रिहायशी इलाका नहीं है। यहाँ सब प्रयोगशालाएं हैं। कुछ इलाकों में ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था थी। वांग टेंग ने देखा कि ब्लाइंड स्पॉट की रखवाली करने वाले लोग भी थे। अगर गार्ड वहां से चले भी जाते तो कोई न कोई जल्दी से उस पर कब्जा कर लेता। ये कभी खाली नहीं होता। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कोई भी अंदर न घुस जाए। अंदर एक प्रयोगशाला है। वे प्रयोगों के लिए मनुष्यों का उपयोग कर रहे हैं, ज़ुओटियन लिहुआ ने आवाज संचारण का उपयोग करते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कौन सा प्रयोग? मानव प्रयोग। वे मानव शरीर को सूक्ष्म स्तर पर देखकर उच्च स्तरीय साधना पद्धति खोजना चाहते हैं। ज़ुओटियन लिहुआ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वास्तव में कई देश इसी तरह के प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि वे मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों का उपयोग करते हैं, इसलिए यह अधिक मानवीय है। यहाँ उन्हें कोई परवाह नहीं है। मासूम लोग भी उनके निशाने पर हैं। हर इंसान अलग होता है, इसलिए उन पागल वैज्ञानिकों की नज़र में किसी भी अंतर को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जीवन उनके लिए कुछ भी नहीं है। यह उल्लेख करने लायक नहीं है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जब उसने व्हाइट ईगल नेशन के जीन मार्शल योद्धाओं को देखा तो उसे इन प्रयोगों की मौजूदगी का पता चल गया। चलो अंदर जाकर देखते हैं, वांग टेंग ने आवाज में जवाब दिया। वह देखना चाहता था कि ये प्रयोग क्या थे। उसे जीन मार्शल योद्धाओं से प्राप्त जीवन की उत्पत्ति याद आ गई। यह अच्छी बात थी। यह आश्चर्यजनक होगा यदि वह इस प्रयोगशाला में समान विशेषता वाले बुलबुले प्राप्त कर सके। हम अंदर कैसे जाएंगे? ज़ुओटियन लिहुआ उलझन में था। वे बाहर खड़े थे। उन्हें अंदर जाने का मौका कैसे मिलेगा? मेरे पीछे आओ, वांग टेंग ने जवाब दिया। वह उसे एक अंधेरे कोने में ले गया और जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, तब उसने अपनी डार्क फोर्स को छोड़ दिया। उसने अपनी शैडो मर्जिंग सीक्रेट स्किल को अंजाम दिया, और वे पूरी तरह से गायब हो गए। किसी को पता ही नहीं चला कि 2 लोग गायब हो गए हैं। यह क्या है?
ज़ुओटियन लिहुआ ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे यह अविश्वसनीय लगा। वांग टेंग ने कुछ नहीं बताया, बस उसे अपने पीछे चलने को कहा। वे गार्डों को चकमा देकर एक प्रयोगशाला की ओर जाने वाले रास्ते में घुस गए। सावधान रहो, यहाँ रून अलर्ट हैं, ज़ुओटियन लिहुआ ने उसे याद दिलाया। रून अलर्ट का इस्तेमाल किसी क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किया जाता था। यह एक अलार्म की तरह था। वांग टेंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और क्षेत्र में रून अलर्ट जल उठे। फिर वे मंद हो गए। ज़ुओटियन लिहुआ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह हैरान थी। अगर वह सही थी, तो वे रून अलर्ट तुरंत निष्क्रिय हो गए। ये कैसे संभव था? लेकिन ये सच था। वह बिना किसी को बताए वांग टेंग के पीछे चली गई। रून अलर्ट लगभग बेकार लग रहे थे। वह कौन है? वह अचंभित होकर मन ही मन सोच रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वांग टेंग अभी भी याओ जी के बदसूरत चेहरे को पहने हुए था, उसे लगा कि वह अलग दिख रहा था। कुछ समय बाद, जब वे आगे बढ़े, तो उन्होंने कई प्रयोगशालाएं देखीं। ऐसा लग रहा था कि वे पहाड़ में खुदी हुई हैं। कांच की दीवारों के माध्यम से वे चमकीले रोशनी वाले कमरे देख सकते थे। अंदर कई बड़े आकार के चिकित्सा उपकरण थे। उपकरणों पर डेटा की पंक्तियां चमक रही थीं। सफेद गाउन पहने लोग आगे पीछे घूम रहे थे, काफी व्यस्त दिख रहे थे। ये कल्पना करना कठिन था कि जिंगबू महाद्वीप के इस बर्फीले पहाड़ में एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थित थी। इस प्रयोगशाला के निर्माण में झेनली कबीले ने बहुत अधिक जनशक्ति और धन खर्च किया होगा। दुर्भाग्य से, वांग टेंग ने इसे पाया। ये जगह संभवतः नष्ट हो जाएगी। वांग टेंग ने प्रयोगशाला को स्कैन किया और जो कुछ भी देखा, उसे देखा। प्रयोगशाला में खंभों की तरह आकार के बड़े गोल कांच के क्यूबिकल पंक्तिबद्ध थे। कांच के खंभे एक अज्ञात तरल और कई अलग अलग मानव शरीरों से भरे हुए थे। पुरुष, महिला, युवा और बूढ़े थे। सभी के शरीर में ट्यूब डाली गई थी, जो बाहर की मशीनों से जुड़ी हुई थी। ये छवि बहुत ही ठंडी और हृदयहीन थी। इसने लोगों को असहज कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी शवगृह में प्रवेश कर गए हों और अंदर पड़ी लाशों को देख रहे हों। ज़ुओटियन लिहुआ ने भौहें सिकोड़ी। उसने कांच के खंभों में कई बच्चों को देखा। उनके पीले शरीर दयनीय रूप से तरल में तैर रहे थे। उनमें से एक छोटी लड़की और एक छोटा लड़का था जो सिर्फ 4 साल का लग रहा था। उनके चेहरे अभी भी गोल-मटोल थे और वे प्यारे लग रहे थे। हालांकि, वे तरल में बिना किसी जीवन के लक्षण के लेटे हुए थे, उनकी आंखें बंद थीं और उनकी त्वचा सफेद थी। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और पाया कि ये लोग मरे नहीं थे। उनमें जीवन के कमजोर लक्षण दिख रहे थे। झेनली कबीले ने उन्हें कांच के कक्षों में बंद कर दिया था और उनसे प्रयोग करवाए थे। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसने झेनली कबीले के पापों की लंबी सूची में एक और अपराध जोड़ दिया। ये दुष्ट कबीले के लोग मरने के लायक थे। उसने गहरी सांस ली और कांच के क्यूबिकल्स के चारों ओर नजर घुमाई। वहां बहुत सारे विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। उसे ले लो। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति प्रयोगशाला के दरवाजे से होकर कमरे में फैल गई। गुण बुलबुले कांच की दीवारों को पार करके उसके शरीर में प्रवेश कर गए। जीवन की उत्पत्ति 2, जीवन की उत्पत्ति 4, चिकित्सा ज्ञान तारांकन 350, चिकित्सा ज्ञान तारांकन 235, नक्षत्र बल लकड़ी तारांकन 25, तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 18, जीवन की उत्पत्ति 3, चुंबकीय काया। गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए। कुछ उसकी मेरिडियन से होकर बह गए जबकि अन्य उसके दिमाग में चले गए और यादें बन गए। इस समय, वांग टेंग का मन कांप रहा था। उसे लगा कि ज्ञान का कोई अथाह भंडार उसके ऊपर हावी हो गया है। उनके दिमाग में अजीबोगरीब ज्ञान तैर रहा था। जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव, पैथोलॉजी, मानव शरीर, चिकित्सा और भी बहुत कुछ। चिकित्सा ज्ञान 750/3000 छोटी उपलब्धि। एक पल में, वांग टेंग का चिकित्सा ज्ञान बुनियादी समझ से लेकर छोटी उपलब्धि तक पहुंच गया। इसने एक साथ 3 स्तरों को पार कर लिया। यह एक सामान्य तृतीयक अस्पताल में मुख्य चिकित्सक का स्तर था। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसका चेहरा शानदार था। इस जगह पर मेडिकल ज्ञान प्राप्त करना उसकी उम्मीदों से परे था। साथ ही, स्तर में वृद्धि थोड़ी ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही वह उस व्यक्ति के बराबर हो गया जो 20 से 30 साल से इस उद्योग में था। ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था। ये सिद्धांत और व्यवहार का संयोजन था। इसका मतलब ये था कि अगर वह चाहे तो असली मुख्य चिकित्सक बन सकता है। किसी को पता नहीं चलेगा कि वह नकली है। खैर, उसके पास तो योग्यता ही नहीं थी। इसे अवैध चिकित्सा पद्धति कहा गया। वह इस मुकाम तक जल्दी पहुंच पाए क्योंकि वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। चूंकि वे इस मानव शोध में भाग लेने में सक्षम थे, इसलिए वे सामान्य चिकित्सा कर्मी नहीं थे। झेनली कबीला काफी प्रभावशाली था। उन्होंने इतने सारे कुलीन लोगों को कैसे इकट्ठा किया? वांग टेंग को उनकी योग्यता को स्वीकार करना पड़ा। खैर, कम से कम वे लोगों का दिमाग धोने में तो कुशल थे।
मन में ज्ञान की धारा शांत होने के बाद वांग टेंग के शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। एज बाय पब फ्यूचर, जैसे ही जीवन की उत्पत्ति उसके शरीर में विलीन हुई, उसकी जीवन की स्थिति फिर से बढ़ गई। इस बार 48 बिंदु थे। उनके जीवन की उत्पत्ति पहुंच गई। जीवन की उत्पत्ति 1416। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन स्तर में कोई सुधार अनुभव नहीं कर पाएगा। ऐसा महसूस हुआ। दुनिया से बाहर ज़ुओटियन लिहुआ को अचानक एहसास हुआ कि वांग टेंग कांप रहा था। ये बहुत हल्का था। अगर वह उसके करीब नहीं होती तो उसे इसका एहसास नहीं होता। उसे यह अजीब लगा। क्या वह अंदर जो कुछ देख रहा था उसके कारण गुस्से से कांप रहा था? ज़ुओटियन लिहुआ के विचार बेकाबू हो गए। जब उसने फिर से वांग टेंग की ओर देखा तो उसकी नज़र नर्म हो गई। यह आदमी पहले जैसा परेशान करने वाला नहीं लग रहा था। वह थोड़ा विकृत हो सकता है, लेकिन उसका चरित्र बुरा नहीं था। वांग टेंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका ध्यान अपने शरीर पर था। जीवन की उत्पत्ति प्राप्त करने के अलावा उसे बल नक्षत्र भी प्राप्त हुआ। वहां 2 नक्षत्र शक्तियां थीं, लकड़ी और पृथ्वी। उसके पास पहले से ही अग्नि शक्ति थी, इसलिए अब उसके पास 3 नक्षत्र शक्तियां थीं। वांग टेंग हैरान था। क्या झेनली कबीले ने नक्षत्र बल की खेती करने का कोई तरीका खोज लिया है? नहीं, उन्होंने इसे पूरी तरह से नहीं समझा था। उन्हें केवल कांच के कक्षों के अंदर लोगों के लिए नक्षत्र बल का प्रजनन करने का एक तरीका मिला। लेकिन फिर भी यह एक बहुत बड़ा कदम था। देश जिया इस चरण तक भी नहीं पहुंचा था और उनके पास शोध करने के लिए एक एलियन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। रुको, वांग टेंग को कुछ सूझा। हो सकता है कि झेनली कबीले ने भी कोई एलियन पकड़ा हो। हॉन्गपेंग ने उसे बताया था कि झेनली कबीले के पोप ने एक एलियन स्पेसक्राफ्ट पकड़ा था। हो सकता है कि उन्हें उसमें कुछ एलियन मिले हों। कोई आश्चर्य नहीं। वांग टेंग को यह महसूस हुआ कि उसने समस्या का समाधान कर लिया है। झेनली कबीले को जो एलियन मिला है वह संभवतः जिया देश में पाए गए एलियन से नया है। तो फिर यह एलियन कहाँ था? वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। वह देश जिया में एलियन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ एलियन के साथ ऐसा नहीं था। वह हंसने लगा और उसकी निगाहें बुरी हो गईं। वे झेनली कबीले को खत्म करने जा रहे थे, इसलिए उसे एलियन को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए था। आखिरकार वह साधारण फोर्स को नक्षत्र फोर्स में बदलने का तरीका भी खोज रहा था। उसके पास इनका देश के मार्शल योद्धा से अग्निसार शास्त्र था। अगर वह प्रयोग करने के लिए किसी एलियन को अपने हाथों में ले पाता तो उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक थी। कम से कम वह दूसरों से तेज तो होगा। विदेशी को इसकी कीमत उसके हाथों में ही पता चलेगी। वह घमंडी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे लोग बहुत घटिया थे। आओ नीचे प्रयोगशाला में जाकर देखें। वांग टेंग ने ज़ुओटियन लिहुआ से आवाज संचारण का उपयोग करके बात की। उसने कांच के क्यूबिकल्स के अंदर मनुष्यों पर एक आखिरी नजर डाली और जाने के लिए मुड़ गया। 10 मीटर और चलने के बाद उसे एक और प्रयोगशाला दिखाई दी। ये प्रयोगशाला पहले वाली से अलग थी। इसमें कुछ खास चीजों से बने विशालकाय पिंजरे थे। इनमें कई बड़े बड़े जानवर बंद थे। वे सभी स्टार बीस्ट थे। कुछ का मनोबल खराब था जबकि अन्य खूंखार बने रहे। वे दहाड़ते और पिंजरे को नोचते। जब उनके शरीर सलाखों को छूते तो चिंगारी निकलती और स्टार बीस्ट दर्द से चीख उठते। वे पिंजरे में वापस सिकुड़ गए। ये बिजली थी। उनके गले में एक रून हार था। ऐसा लग रहा था कि यह उनके शरीर में मौजूद शक्ति को सीमित कर रहा था। वे केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे, लेकिन पिंजरा बेहद मजबूत और कठोर था। उस पर रून भी खुदे हुए थे और उन्हें नियंत्रित रखने के लिए उसमें उच्च वोल्टेज कट का उपयोग किया गया था। स्टार बीस्ट भाग नहीं सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ सफेद वस्त्र पहने हुए बहुत से लोग थे। वे एक ऑपरेटिंग टेबल के चारों ओर इकट्ठे हुए और एक तारा जानवर का विच्छेदन कर रहे थे। पिंजरे में बंद तारा जानवरों और ऑपरेटिंग टेबल के चारों ओर कई विशेषता बुलबुले तैर रहे थे। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उठा लिया। पृथ्वी बल तारांकन 260, रिक्त विशेषता तारांकन 420, अग्नि बल तारांकन 330, लकड़ी बल तारांकन 280, रिक्त विशेषता तारांकन 540, धातु बल तारांकन 350, रिक्त विशेषता तारांकन 610। गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए। उनमें से ज्यादातर बल और खाली गुण थे। कुछ भी खास नहीं था। टैटो। अचानक वह ठिठक गया। एक विशेषता बुलबुले ने उसका ध्यान आकर्षित किया। चुंबकीय शारीरिक बनावट 10। वांग टेंग को तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। उसके अंगों और मांसपेशियों में विशेष ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके शरीर में एक अनोखा परिवर्तन आया। यहाँ उन्होंने एक विशेष शारीरिक गठन प्राप्त किया। चुंबकीय शारीरिक बनावट। अपने नाम की तरह ही ये शरीर उसे चुंबकीय क्षेत्र वाली किसी भी चीज को नियंत्रित करने की अनुमति देता था। ये दिलचस्प था। ऐसा लग रहा था कि वह एक चुंबक में बदल गया है। बस इसी तरह उसने यह विशेष शरीर प्राप्त कर लिया था। उसे यह अभी अभी मिला था और प्रतिभा मजबूत नहीं थी, इसलिए वह केवल कुछ चुंबकीय वस्तुओं को ही नियंत्रित कर सकता था।
लेकिन यह वास्तव में एक विशेष शरीर था। इसे पाने के लिए आपको किस्मत की जरूरत थी। वांग टेंग की आंखें चमक रही थीं। उसने तुरंत उस जगह की ओर देखा जहां चुंबकीय शारीरिक विशेषता वाला बुलबुला गिरा था। वहां एक शांत जानवर पड़ा था। इस स्टार बीस्ट के शरीर पर कांटे थे और इसकी त्वचा भूरी पीली थी। ये देखने में बहुत भयानक लग रहा था। यह एक बड़ी छिपकली थी। इस समय छिपकली को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और अपनी बर्फ सी ठंडी खड़ी पुतलियों से वांग टेंग की दिशा में घूरने लगी। उनमें उलझन थी। ये व्यक्ति धन का प्रेमी है। हाँ, ये काफी सतर्क है। क्या इसने भी ऐसी ही शारीरिक बनावट महसूस की? वांग टेंग चौंक गया जब उसने छिपकली को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने नहीं सोचा था कि सितारा जानवर उसके छिपने के हुनर को देख सकता है। इसका मतलब ये था कि उसे अपने आसपास एक समान शारीरिक संरचना का आभास हो गया था। जब दूरी कम थी तो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित कर सकते थे। लेकिन जल्द ही वांग टेंग का चुंबकीय शरीर शांत हो गया। उसके पास केवल 10 चुंबकीय शरीर के बिंदु थे, इसलिए बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कमजोर था। स्टार बीस्ट अब इसे महसूस नहीं कर सकता था। छिपकली ने भ्रम में अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि यह सिर्फ एक भ्रम है। हालांकि प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने छिपकली के इस बदलाव को नोटिस किया। वे चकित हो गए और जल्दी से इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ? वह ब्लैक सैंड मैग्नेटिक छिपकली आमतौर पर मृत होने का दिखावा करती है। वह स्वेच्छा से क्यों जाग गई? ये सही है, ये बहुत अजीब है। वह ब्लैक सैंड मैग्नेटिक छिपकली लगभग भगवान स्तर पर है और यह स्मार्ट है। क्या आपको लगता है कि कोई समस्या है? क्या पिंजरे में कुछ गड़बड़ है? जल्दी से देखो। वैज्ञानिक हड़बड़ा गए। उन्होंने उस तारा जानवर की अनदेखी की जिसका वे विच्छेदन कर रहे थे और मशीनों और पिंजरे की जांच करने के लिए दौड़ पड़े। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि यह एक गलत अलार्म था। वहां कुछ भी नहीं था। ब्लैक सैंड मैग्नेटिक छिपकली ने फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोलीं। जब वैज्ञानिक उसके इर्द गिर्द भाग रहे थे तो उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। शायद ये भूखा है, किसी ने ये दृश्य देखकर सुझाव दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मौन। सभी चुप हो गए। उन्हें अचानक थोड़ा बेवकूफ महसूस हुआ। वे पिंजरे में बंद एक सितारा जानवर से डर गए थे। देखो वे कितने डरपोक थे। हालांकि ज़ोटियन लिहुआ को ऐसा नहीं लगा। उसने ब्लैक सैंड मैग्नेटिक छिपकली को उनकी दिशा में देखते हुए देखा था। एक सेकंड पहले उसका दिल लगभग उसके गले से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि उन्हें खोज लिया गया है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि मामला ऐसा नहीं था। ब्लैक सैंड मैग्नेटिक छिपकली को उनकी उपस्थिति का पता नहीं चला। उसे बस कुछ महसूस हुआ। ज़ोटियन लिहुआ जानती थी कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो ब्लैक सैंड मैग्नेटिक छिपकली का ध्यान आकर्षित कर सके। इसका मतलब था कि समस्या वांग टेंग ही थी। ये व्यक्ति, जितना अधिक समय तक वह उसके साथ बातचीत करती, वह उतना ही रहस्यमय होता जाता। चलो चलें। वांग टेंग की आवाज उसके कान के पास गूंजी, जो उसे वास्तविकता में वापस खींच रही थी। वे दोनों अंदर चले गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पीछे की प्रयोगशालाओं में सभी तरह की मशीनें और बोतलें रखी जाती थीं। कुछ में जानवरों के नमूने थे, जबकि कुछ में दवाइयां थीं। वांग टेंग ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने दया से अपना सिर हिलाया। उसके लिए उठाने के लिए कोई विशेष बुलबुले नहीं थे। अंततः वे इस मार्ग से बाहर निकल गए। तीसरा रास्ता वह है जहां जैनली कबीले अपने खजाने और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जमा करते हैं, ज़ोटियन लिहुआ ने बाहर आने के बाद कहा। आओ देखते हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत आगे बढ़ गया। उसे खजाने से बहुत प्यार था। उसने मार्शल आर्ट्स के लीडर की मदद से डाकलैंड से चुराए गए सभी खजानों को पहले ही बेच दिया था और उन्हें डोंगहाई के पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल किया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसे अपनी जेबें भरने की जरूरत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ोटियन लिहुआ जब उसने उसका उत्साहित चेहरा देखा तो अवाक रह गई। यह आदमी पैसे का प्रेमी है। वह जरूर होगा। वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे डर था कि अगर वह उससे बहुत दूर रही तो वह छिपने की अपनी क्षमता खो देगी। वह जानती थी कि वांग टेंग की मदद से वह पूरी तरह छिप सकती है। इसलिए उसने उससे दूर जाने की हिम्मत नहीं की। इस मार्ग पर और भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी थे। कुछ सुरक्षाकर्मी इसके अंदर की चौकियों पर तैनात थे। हर कुछ मीटर पर उन्हें 2 से 3 सुरक्षाकर्मी काम करते हुए दिखाई दिए। वांग टेंग को सतर्क रहना था। आखिरकार उसे रून अलर्ट से भी निपटना था। यह उसके लिए एक छोटी सी चुनौती थी। जब वह रून अलर्ट को निष्क्रिय करता तो रून चमक उठते। उन्हें गुप्त रूप से निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका तेज होना था, इतना तेज कि रून को प्रतिक्रिया करने का समय ही न मिले। NO12 बीक जन .c ओम। याओ परिवार रून डिसिफरिंग कौशल की अपनी वर्तमान महारत के साथ, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। वह केवल इसमें और अधिक अंक जोड़ सकता है। इससे पहले उन्होंने प्रयोगशाला से करीब 5000 खाली विशेषताएं एकत्र की थी, इसलिए उन्हें अब उनका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये वैसा ही था जैसे कि उन्हें पहले स्थान पर न उठाना।
याओ परिवार रून डिक्रिप्शन कौशल 1/5000 बड़ी उपलब्धि। वांग टेंग ने 4000 से अधिक रिक्त विशेषताओं का उपयोग किया और कौशल को निपुणता से बड़ी उपलब्धि तक बढ़ाया। इस समय वांग टेंग को लगा कि उसके दिमाग में रून गूढ़ रहस्य जानने के बहुत से तरीके उमड़ रहे हैं। साथ ही कौशल पर उसकी पकड़ भी बढ़ गई। अगर वह अभी कौशल का प्रयोग करता तो उसके हाथ की गति अद्भुत होती। ज़ुओटियन लिहुआ ने उसे रुकते हुए देखा। वह दुविधा में लग रहा था। ये सही है, वह सब कुछ नहीं कर सकता। अगर यह उसके लिए चुनौती नहीं है तो वह भगवान होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे वांग टेंग से बहुत दबाव महसूस हुआ। वह रहस्यमय था और उसे समझना मुश्किल था। वह उसे नहीं समझ पा रही थी। इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि उसकी भी अपनी सीमा है तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। और वो, लेकिन जल्द ही वह फिर से घबरा गई। वे दोनों साथ में थे। अगर वांग टेंग अंदर नहीं गया तो उसे भी उसके साथ पीछे हटना पड़ेगा। हालांकि अगर वह जबरन अंदर घुसने का फैसला करता है तो उसे जोखिम उठाना पड़ेगा, भले ही उन्हें पता चल जाए। वह बेकाबू होकर वांग टेंग को देखने लगी। उसके हाव भाव बदल गए। वह आगे बढ़ गया। ज़ुओटियन लिहुआ हिचकिचा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे उसका पीछा करना चाहिए या नहीं। इंतजार करते हुए उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। अगर वांग टेंग को पता चल जाता तो वह तुरंत मुड़कर भाग जाती। हालांकि उसने जो सोचा था वह नहीं हुआ। जब वह 3 मीटर आगे रून अलद से गुजरा तो उसने अविश्वसनीय गति से कौशल का प्रदर्शन किया और चलना जारी रखा। रून चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ज़ुओटियन लिहुआ ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे लगा कि यह एक भ्रम है और वह अपनी आंखें मलती रही। तुम वहां क्यों खड़ी हो? मेरे पीछे आओ। वांग टेंग की शांत आवाज उसके कानों में पड़ी। ज़ुओटियन लिहुआ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अविश्वास भरी नजर से उसे पकड़ लिया। वह वांग टेंग से पूछना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह ये भी जानती थी कि अगर वह पूछेगी भी तो वांग टेंग उसका जवाब नहीं देगा। इसलिए उसने चुप रहने और आज्ञाकारी अनुयायी बनने का फैसला किया। वे 100 मीटर तक चले और कई सुरक्षाकर्मियों को पार करते हुए गलियारे के अंदर चले गए। यहाँ 2 बड़ी गुफाएं थीं, जो एक मोटे और भारी धातु के दरवाजे से बंद थीं, जिस पर जटिल रून खुदे हुए थे। कोई भी इस जगह में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। इन रूनों से वांग टेंग को कोई खतरा नहीं था, लेकिन बाहर पहरेदार थे। अगर दरवाजा अचानक खुल जाता तो वे सतर्क हो जाते। ये दुष्ट कबीले को सचेत करने का अच्छा समय नहीं था। अभी तक हमें क्या करना चाहिए? ज़ुओटियन लिहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था। रुको, वांग टेंग ने दांत पीसते हुए कहा। खजाना सामने ही था, लेकिन वह उसे नहीं ले जा सका। वह हताश हो गया।